गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यूनिट 1 के थर्ड टॉपिक पे जाएंगे, जो कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से जाना जाता है। इस टॉपिक में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आप केमिकल रिएक्शन के साथ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। आप इसमें 6 to 7 लॉ सीखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। ये क्यों ज़रूरी है? ये हमारा किसी भी केमिकल रिएक्शन का प्रोसीडिंग है। रिएक्शन का जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि इसमें जितने लॉ आएंगे उन लॉ को हम लोग बारीकी से स्टडी करें, एक एक पॉइंट को सीखना पड़ेगा, तब आप रिएक्शन को आप समझ पाएंगे कि रिएक्शन में जो कंपोनेंट होते हैं, जो लिमिटिंग फैक्टर होता है, एक्सेस फैक्टर होता है, कैसे मैनेज किया जाता है। इसके लिए आपको इनमें जितने भी लॉज हैं, जैसे हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गैलुसाइक लॉ, एवोगैड्रोज लॉ, ये 6 लॉ आपको मिलेगा। और इन 6 लॉ को आपको सीखना होगा कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। तो बच्चों, आज आइए हम लोग शुरू करते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो लॉ आते हैं वो रिएक्शन को कैसे हेल्प करते हैं और हमको कैसे वो हेल्प करेंगे रिएक्शन को बनाने में और उसको तोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए और नया प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए कैसे लॉ करते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के हर एक लॉ के बारे में एक एक करके। आप देखिए, ये आपका यहाँ पर जो चैप्टर है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें इसमें एक आपके पास दिया गया है, दिखाया गया है कि सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब इस लॉ को हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें आएगा कि इसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एलिमेंट भी कहते हैं। ये भी देखेंगे कि इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एलिमेंट कहते हैं। सेकेंड लॉ हमारा आएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ आएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ लॉ आएगा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसी तरह से हम अगले स्लाइड में देखेंगे आएगा कि लॉ ऑफ हमारा गैसियस वॉल्यूम या गैलुसाइक लॉ और एवोगैड्रोज लॉ हमारे पास आएंगे। ये जो लॉ है, हर एक लॉ को अलग अलग डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिए हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लेवोशियर ने दिए हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन को रोस्ट ने दिए हैं। इसी प्रकार लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को डॉल्टन्स ने, और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को रीचर ने, और गैलुसाइक खुद ही नाम है जिसको हम लोग गैसियस लॉ ऑफ वॉल्यूम भी बोलते हैं उस लॉ को, और एक एवोगैड्रोज खुद ही नाम है, इमेडो एवोगैड्रोज बोलते हैं। वो जो हमारा लॉ होगा वो हमारा 6 जो लॉ इसमें आने वाले हैं, ये हमारे लॉ एक 1 by 1 करके अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आप अगले स्लाइड में अभी जस्ट देखेंगे कि हमारा शुरू हो रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगले स्लाइड में देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, इसमें कंप्लीट केमिस्ट्री प्लस हिस्ट्री भी आपको लगाए गए हैं कि ये हमारा लॉ किसने दिए, तो लेवोशियर ने दिए। कहाँ के रहने वाले थे, तो फ्रांस के रहने वाले थे। कब ये लॉ दिए, तो 1789। यानी आपको एक हिस्ट्री भी है जो जनरल साइंस के लिए भी काम करेगा। ये भी साथ में देखिए स्लाइड में दिया गया है ताकि आप इस बात को समझ सके, याद कर सकें। अब ये लॉ क्या है? केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। जिस तरह से आप एक रिएक्शन देख रहे होंगे H2Cl2 और HCl, आपको एक रिएक्शन भी दिखाया जा रहा है, एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाया जा रहा है कि बैलेंस पे इसको रखा भी गया है। तो इस लॉ में क्या कहा जाता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट साइड वाले कंपोनेंट को रिएक्टेंट कहते हैं और राइट साइड वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट कंपोनेंट होते हैं उनके अपने अपने वेट्स होते हैं, उसी तरह से प्रोडक्ट वाले का भी अपना अपना वेट होता है। तो रिएक्टेंट का जो वेट होगा और जो प्रोडक्ट का वेट होगा, दोनों का सम इक्वल होना चाहिए। तो कहेंगे कि मास कंजर्व है। जितना आपने रिएक्टेंट के लिए मास लिया था और प्रोडक्ट जो बना वो प्रोडक्ट कुछ भी हो, लेकिन मास उसका जो होगा ना सेम होना चाहिए, वो डिफर नहीं करना चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिमिलरली आप इसमें ये भी देखेंगे कि सिर्फ मास ही नहीं इसमें कांस्टेंट होता है, इसमें एलिमेंट भी कांस्टेंट होते हैं। आप ध्यान से देखिए, एक रिएक्शन आपके सामने यहाँ पर है, इसमें एलिमेंट्री फॉर्म हाइड्रोजन लिया गया है,
क्लोरीन लिया गया है। दैट मीन्स कि यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है। प्रोडक्ट बदल गया, प्रोडक्ट देखिए HCl आया है, बट प्रोडक्ट HCl जरूर है, लेकिन आपके पास देखिए नंबर जो है यहाँ 2 मोल लिखा गया, दैट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है। सो इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एलिमेंट आल्सो, यानी एलिमेंट भी कंजर्व होता है, चाहे प्रोडक्ट कुछ भी बन जाए एलिमेंट भी कंजर्व होगा। इसका मतलब होता है, इस लॉ में कहा जाता है कि जब रिएक्टेंट के मास प्रोडक्ट के मास दोनों कंजर्व हैं, दोनों में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एलिमेंट रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के एलिमेंट में कोई चेंज नहीं है और ये दोनों कंजर्व हैं, तब ये यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक उसी तरह का यहाँ भी ये बात कही जाती है कि आप किसी भी मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दैट मीन्स मैटर can neither be created nor be destroyed, only be transform one into other form। आप देख रहे हैं केवल ट्रांसफॉर्म कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोरीन से एक्शन के बाद सिर्फ HCl में जा रहा है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एलिमेंट। अगले स्लाइड में देखेंगे, इसको एक नाम से और देखा जाता है, एक नाम और है इसमें। आप देखिए, आप यहाँ पर आप देखिए इसमें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। मतलब कि मैटर को आप तोड़ नहीं सकते हैं, मैटर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आप तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए इस लॉ को हमारे पास एक जर्मन केमिस्ट हैं H. लैल्डोल्ट्स जो हैं, इन्होंने इस लॉ को दिया था। इस लॉ के लेकिन ये उतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना कि कंजर्वेशन ऑफ मास से पॉपुलर हुआ, इसलिए हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ही समझते हैं और हमारे सिलेबस में भी उसी नाम से, एग्जाम में भी उसी नाम से आता है। आगे देखेंगे आप इसमें कि इस लॉ में जो बताया गया कि केमिकल रिएक्शन में कोई गेन नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा, जितना आपने मास दिया है उतना ही आपको मिलता है। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। उसमें आप अगले स्लाइड में देखिए कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन जो रोस्ट ने दिए हैं, रोस्ट ने क्या उसमें उन्होंने क्या कहा, अब ध्यान से देखिएगा। जोसेफ रोस्ट जो ये भी फ्रांस से बिलोंग करते हैं, इनका भी देखिए दिया हुआ लॉ 1799 में है। एक तरह से आप जनरल साइंस भी इसमें आप तैयार कर सकते हैं आगे के लिए। यहाँ कहा जाता है कंपाउंड, एटम, मैटर और एनी केमिकल दे कैन फॉर्म फ्रॉम एनी मेथड बट देयर कंपोजिशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी एक कंपाउंड को आप किसी भी मेथड से बनाइए, मेथड अनेकों हो सकते हैं, कंपाउंड सेम होगा, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट होंगे उनकी कंपोजिशन, उनके जो अमाउंट, उनके जो मोल रेशियो, उनके जो अमाउंट रेशियो होगा, वो कभी नहीं बदलेंगे, वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। जैसे आप सपोज कर लो कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, आप कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ रहे हो और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हो, तो CO2, तो CO2 में कार्बन 12 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम। अब आप दूसरे मेथड को इम्प्लीमेंट करो, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो कार्बन ऑक्सीजन को आप डायरेक्ट कंबाइन करेंगे तो CO2 बनेगा। वंस अगेन यहाँ पर जो रेशियो होगा 12:32। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, आपके पास जो एग्जांपल है देखिए, इससे वाटर की बात कही गई। वाटर में आप देख रहे हैं कि आप वाटर को किसी भी मेथड से बनाइए, H2O कैसे भी बनाइए, कहीं से भी इसको आप क्रिएट करिए, लेकिन हाइड्रोजन का 2 ग्राम और ऑक्सीजन का जो हमारा 16 ग्राम है, यानी 1:8 के पार्ट में हाइड्रोजन 2 ग्राम, ऑक्सीजन 16 ग्राम है, तो 1:8 के पार्ट में रेशियो में हमेशा ये आपको मिलेगा। जब भी वाटर का फॉर्मेशन किसी मेथड से करेंगे, कोई प्रोसेस से करेंगे, वो फिजिकल हो या केमिकल हो, लेकिन वाटर के बीच में जो एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनका जो रेशियो होगा 1:8 होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो हमारे पास है जॉन डाल्टन्स का दिया हुआ लॉ है। इस लॉ को भी आप, ये जो दोनों लॉ थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये दोनों में हमारा कंपोजिशन का रेशियो फिक्स था। यहाँ भी कुछ कंपोजिशन से ही रिलेटेड बात होगी, लेकिन थोड़ा सा हटके होगा। इस लॉ में कहा जाता है कि आप 2 एलिमेंट ले लीजिए, कोई 2 एलिमेंट ले लीजिए, किसी एक का वेट फिक्स कर दीजिए। अब देखिए हम लोग कॉम्बिनेशन की तरफ जा रहे हैं, रिएक्शन को कंबाइन कराने के मोड में जा रहे हैं। आप क्या करेंगे कि किसी का एक का वेट फिक्स कर दीजिए और दूसरे का वेट वैरी कराइए। एक का वेट फिक्स करिए, दूसरे का वेट वैरी कराइए। आप पाएंगे कि आपके पास 2, 3, 4, 5, 7 कंपाउंड बन गया।
कंपाउंड बनने के बाद जब आप जो दूसरा कंपाउंड था जिसका आपने रेशियो डिफर किया है, उनके बीच में जब मास का रेशियो निकालेंगे तो एक होल नंबर मल्टीपल, किसी एक डिजिट का होल नंबर मल्टीपल रेशियो मिलेगा। इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं थोड़ी सी ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करूंगा इसके लिए, और इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ पर जो है मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको दिखा रहा हूँ कि मैं ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिएगा इसमें थोड़ा सा, ये मेरा थर्ड लॉ जो है ये रिएक्शन के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। नाउ सपोज मैं उसी एग्जाम्पल को यहाँ ले रहा हूँ, नाइट्रोजन, और यहाँ मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। दे कंबाइन, दोनों कंबाइन किया एंड दे फॉर्म मोर देन वन नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये कम से कम 4-5 जितना भी बन सकता है आप बना सकते हैं, लाइक NO या N2O2, N2O, N2O3, N2O4, N2O5। मैं ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं यहीं से चलूँ, 1-2 से चलूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे कर दूँ। ओके, सी हियर 5 नाइट्रोजन ऑक्साइड बी प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन। मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कॉम्बिनेशन किया और 5 पाया। इसका वेट जो है हमने क्या किया कि 1 मोल वेट लिया 28 ग्राम, ओनली 28 ग्राम। बट वेट ऑफ ऑक्सीजन बी वेरिड इन ऑल डिफरेंट रिएक्शन। फर्स्ट कंपाउंड बनने में जो हमारे पास वेट होगा वो अलग होगा, सेकेंड कंपाउंड बनने में जो हमारा वेट होगा वो अलग होगा, थर्ड में अलग, सब में अलग अलग है। तो आप अगर इनके कॉम्बिनेशन को, ऑक्सीजन को मैंने फ्री छोड़ दिया कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑक्सीजन हमारे पास आएगा, वेट में आएगा। आप देख रहे होंगे कि इन ऑल दिस 5 नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन 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 बी कॉमन दैट कंटेनिंग द 28 सब में 28 ग्राम है। बट ऑक्सीजन में देखिए, हियर ऑक्सीजन 1 है तो ये 16 हो जाएगा, हियर ऑक्सीजन 2 है 32, ऑक्सीजन 3 है 48, ऑक्सीजन 4 64, ऑक्सीजन 5 80। तो एज पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये क्या कहता है, ये लॉ क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, हम लोग को क्या बता रहा है, बता रहा है कि इसका वेट आपने फिक्स कर दिया है, इसका वेट आप कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करा रहे हैं, तो ये जो रेशियो होगा 16 × 32 × 48 × 64 × 80। नाउ हियर द 16 कॉमन ले लीजिए, तब देखिए आपके पास ये 16 का मल्टीपल होल नंबर रेशियो 16 से मल्टीप्लाई हुआ है, 1:2 3 4 5। दिस इज द लॉ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कैसे हमारे पास आ रहा है। ये सामने देखिए, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम लोग अगले स्लाइड में जाते हैं और देखते हैं कि जो हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है जो रिचर ने दिए हैं, वो उन्होंने क्या कहा अगले स्लाइड में। इस पर एक प्रॉब्लम है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा, प्रॉब्लम को मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं लॉ क्लियर कर दूं, जितना भी 6 लॉ है आज लॉ में क्लियर कर दूं। देखिए ये हमारा बाय रिचर के द्वारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन दिया गया है। अब ये इनके लॉ के स्टेटमेंट में क्या है, मैं अब इस लॉ के बारे में बता रहा हूँ। देखिए इसमें एक इंग्लिश में भी है और मैंने इसको हिंदी में भी किया है ताकि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं तो पूरे हिंदी में बोल ही रहा हूँ, कहीं परेशानी तो नहीं है। देखिए इसमें आपको 3 एलिमेंट लेने होंगे, 2 एलिमेंट से काम नहीं चलेंगे। बहुत सिंपल वे में, एकदम सिंपल वे में समझिए। आपको 3 एलिमेंट लेने होंगे, कोई 3 ABC, कोई 3 एलिमेंट ले लीजिए। और क्या करना होगा कि 3 एलिमेंट में आप 2 को क्या करेंगे, A, B या C में से उसको नीचे ग्राउंड में लिख लेंगे, जिस तरह से आप कॉपी में लिखते हैं, मान लीजिए B और C वैसे लिख लेंगे। और एक को ट्रायंगल का वर्टेक्स की तरह ऊपर कर देंगे, किसी एक को। आप क्या करेंगे कि इन दोनों एलिमेंट के वेट को डिफर कर दीजिए, बट जो थर्ड जो वर्टिसेस पे रहेगा उस एलिमेंट का वेट को फिक्स कर दीजिए और बारी बारी से कंबाइन करिए। तो सपोज करिए कि A को आप ऊपर रखे हैं, B और C को नीचे रखे हैं, B को A से कंबाइन कराइए और फिर C को A से कंबाइन कराइए, आपके 2 कंपाउंड बनेंगे। और उनके कॉम्बिनेशन का जो कंपोजिशन है उसका एक रेशियो निकाल कर रख लीजिए, क्या किस रेशियो से वो कंबाइन कर रहा है। इसके बाद फिर उन दोनों को B और C को सेपरेटली अलग से आपस में रिएक्ट कराइए, उसी वेट से जो वेट से A को कंबाइन कराए हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे
कि उनका जो भी रेशियो आ रहा है वो हमारा मल्टीपल है या फिर उसके बराबर है या उसी का कोई उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पर जो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, मैं थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड का फिर से इस्तेमाल कर रहा हूँ, समझिएगा। जैसे यहाँ एलिमेंट बी है और एलिमेंट सी है और ये एलिमेंट ए है, ऐसे, तो आप ए और बी को कंबाइन करा दीजिए और सी और ए को कंबाइन करा दीजिए। तो मान लीजिए यहाँ ए बी बना और ए और सी को कंबाइन कराइएगा तो ए सी बन जाएगा। इसके बीच में बी और सी का रेशियो निकाल लीजिए कि कितना वेट ऑफ बी और वेट ऑफ सी का रेशियो निकाल लीजिए। यहाँ एक रेशियो निकाल लीजिए x/y, कुछ भी आ गया। फिर आप जिस वेट से बी को ए से कराए थे और सी को ए से रिएक्शन कराए थे, उसी वेट से बी और सी करिए, आप रिएक्शन करा दीजिए। तो अगेन आप पाएंगे कि बी और सी का जो वेट होगा या तो ठीक x/y के बराबर हो जाएगा या फिर इसी का कोई मल्टीपल हो जाएगा, इसी का कोई मल्टीपल हो जाएगा। x/y ए का मल्टीपल हो जाएगा, बी का मल्टीपल हो जाएगा, यानी 2, 3, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। दैट मीन्स लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। यानी अब इसको अगर आप एलिमेंट वाइज देखना चाहते हैं तो मैं एलिमेंट वाइज भी आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। हमने 3 एलिमेंट को सेलेक्ट किया। ये 3 एलिमेंट पे आप देख रहे हैं कि हमारा अगर ये 32 है और ये 16 है और ये हमारा 1 है, सपोज। अब ये कंबाइन करता है तो H2S बनाता है, सपोज हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। ये कंबाइन करता है तो ये H2O बनाता है, वाटर बनाता है। और ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं तो सपोज कर लीजिए आइदर SO2 बनाएगा, SO3 बनाएगा, कोई ना कोई एक तो कंपाउंड बनाएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम। इसीलिए कहा जाता है या तो एग्जैक्ट तो बराबर हो जाएगा या फिर उसी का कोई मल्टीपल हो जाएगा। सपोज करिए अब यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 पार्ट लिया है, इसका मतलब हाइड्रोजन का 2 ग्राम इस्तेमाल हुआ है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो वेट ऑफ सल्फर बाई वेट ऑफ ऑक्सीजन 32/16, दैट इज द 2/1, 2:1। आप बोल सकते हैं 2:1। अगेन हियर सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइंड बोथ, तो सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, या अगर 2 पार्ट है तो 32, 3 पार्ट है तो 32 एंड 48। तो फिर हम लोग इस वेट को कंबाइन कराएंगे, ऐसे वेट ऑफ सल्फर एंड वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम सिंगल पार्ट से कराए हैं तो फिर एकदम सेम सिमिलर हो जाएगा। अगर हम लोग इसी का कोई मल्टीपल बनाए कि उसको 2 पार्ट से लेकर चले हैं तो हमारे पास वो 32/32 हो जाएगा, दैट इज द 1:1। या हम लोग फिर 3 पार्ट लेके चले हैं तो 32/48 हो जाएगा, दैट इज द 2:3। इसी का कोई ना कोई मल्टीपल होते जाता है। तो आप देख रहे हैं 1, 2, 3 ये मल्टीपल होते चला गया। ये हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। आप इसको अगले स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मैंने एक वहाँ पर लिख करके भी डाला हुआ है, आप उस स्लाइड को भी देख सकते हैं वहाँ से। और इसके बाद हमारे पास जो अगला लॉ होगा गे-लुसाक लॉ है, आप उसके बारे में भी देखिए, गे-लुसाक लॉ के बारे में। आप पहले इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जो ये हमारा लॉ है, ये देखिए यहाँ पर बहुत आसान शब्दों में लिखा हुआ है कि इस नियम के अनुसार जब 2 तत्वों की भिन्न भिन्न मात्राएं, जैसे देखिए सल्फर ऑक्सीजन लिए थे, भिन्न भिन्न मात्रा था, 32-16 था, किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा से, देखिए हाइड्रोजन को 2 कर दिए थे, से संयोग करती है, तो वह आपस में उसी अनुपात में अथवा उसके एक सरल या गुणित, या तो वो सेम हो जाएगा या तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये, अथवा उसके एक सरल या तो सिंपल, वही सिंपल होल नंबर होगा, या मल्टीपल यानी गुणित अनुपात में संयोग करेगी। और जो कि देखिए यहाँ पर एक कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बेहतरीन एग्जाम्पल लेके यहाँ भी दिखाया गया कि कार्बन ऑक्सीजन में 3:8 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में 1:8 है। फिर दिखाया गया कि ये देखिए 3:1 के पार्ट में, और फिर जब ये कंबाइन कर रहा था दिखाया गया कि 3:1 के पार्ट में है। तो ये हमारा रिचर के द्वारा दिया हुआ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है। इसमें भी हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे लास्ट क्लास के लास्ट में। आगे अब हम लोग देखते हैं गैसियस वॉल्यूम लॉ, जिसको हम लोग गे-लुसाक लॉ भी कहते हैं। अब गे-लुसाक लॉ भी कहते हैं उसको। अब इस लॉ के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जब आप कोई केमिकल रिएक्शन शुरू करते हैं तो रिएक्शन में जो कंपोनेंट होते हैं वो 3 फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। बट इस लॉ का
हमारे पास लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? ये सिर्फ गैसियस कंपोनेंट पे ही इंप्लीमेंट होगा। इस लॉ को, गे-लुसाक लॉ को सिर्फ आप गैसेस पे ही अप्लाई करेंगे, यानी चाहे वो रिएक्टेंट का पार्ट हो या प्रोडक्ट का पार्ट हो, उसको गैस में ही होना चाहिए। हाँ, गैस में होने के बाद क्या होगा कि आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास हाइड्रोजन गैस है, एक वॉल्यूम, क्लोरीन गैस है, उसका भी 1 वॉल्यूम, आपस में कंबाइन करता है, HCl बनाता है, तो 2 वॉल्यूम। तो कहते हैं कि तीनों के तीनों हमारा गैस हो गया। तब कहता है कि अगर हर एक कंपोनेंट जो एक रिएक्शन में गैसियस स्टेट में है, तब यहाँ पर उनके बीच में जो वॉल्यूम रेशियो या मोल रेशियो होंगे वो एक सिंपल होल नंबर होंगे। जैसे मैंने अभी कहा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव राइज टू 2HCl, 1:1:2, 1:1:2 के फॉर्म में होगा। इसी प्रकार अगर आप अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं तो नाइट्रोजन 1 मोल, हाइड्रोजन 3 मोल और अमोनिया 2 मोल, तो यहाँ पर जो हमारे पास जो वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा 1:3:2, यानी यहाँ पर भी हमारे पास जो गैसियस वॉल्यूम हमारे पास है 1:3:2 के फॉर्म में आएगा। इसको भी हम लोग ब्लैक बोर्ड पर देख लेते हैं कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है और इस पर भी प्रॉब्लम्स जो होंगे कैसे हम लोग को सॉल्व करना होगा, हम लोग यहाँ पर बोर्ड पे देखते हैं इस लॉ को भी। तो हमारा जो गे-लुसाक लॉ है, ये कहा गया कि ये इम्प्लीमेंट ही होता है वॉल्यूम जब हमारे पास गैसियस कंपोनेंट होते हैं। तो गैसियस कंपोनेंट में जैसे अभी मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हम लोग हाइड्रोजन लिए, हाइड्रोजन गैस है, फिर हमने नाइट्रोजन लिए, ये हमारा गैस है, ये हमारा अमोनिया बना, ये हमारा गैस है। अब इसको हम लोग सिंपली हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर लेते हैं। चूँकि यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ 2 कर देंगे, और चूंकि हाइड्रोजन 6 हो गया तो यहाँ 3 हो गया। देखिए, बैलेंस करने का सबसे आसान मेथड हीट एंड ट्रायल होता है, जो कि आप क्लास 8 से ही सीखते आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, उसके बाद जो अदर एलिमेंट होते हैं उसको हीट एंड ट्रायल से देख देख के दोनों तरफ करते हैं, ऑटोमेटिक हाइड्रोजन अंत में या ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है। ये हमारा हीट एंड ट्रायल से। अब यहाँ देखिए, हियर 3 वॉल्यूम, आपने यहाँ पर हाइड्रोजन का 3 पार्ट लिया, तो 3 वॉल्यूम मान लिया, यहाँ पर 1 वॉल्यूम लिए, 1 पार्ट है, तो यहाँ देखिए आपको 2 पार्ट मिला है। तो अब आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कंबाइन वन टू अदर एंड दे फॉर्म अमोनिया। तो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया वी ऑब्जर्व, या हम लोग यहाँ देखते हैं अमोनिया के फॉर्म होने के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन का 3 वॉल्यूम, नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम और अमोनिया का 2 वॉल्यूम जब लेते हैं तो हमारे पास अमोनिया का प्रोडक्शन हो जाता है। यानी इसके बीच में रेशियो होगा 3:1:2। ये हमेशा जब भी ये प्रोडक्ट देगा तो इसी रेशियो में देगा, 3:1:2। अब जैसे सपोज कर लीजिए कि हमने कहा कि आपके पास 10 लीटर नाइट्रोजन है, तो और हाइड्रोजन के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं कि आपके पास 10 लीटर नाइट्रोजन है, तो आप मैक्सिमम अमोनिया कितना बना सकते हैं, अमोनिया आपका कितना फॉर्म होगा। हाइड्रोजन के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, हाइड्रोजन जितना लेना है ले सकते हैं, आपको 10, 20, 30, 40, मैंने इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, केवल मैंने बाइंड अप किया कि नाइट्रोजन आपके पास 10 लीटर है और हाइड्रोजन आपके पास जितना चाहिए उतना प्रेजेंट है। तब बताइए कि अमोनिया कितना बनेगा। एक जैसे क्वेश्चन हुआ, हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को इस रेशियो को देखना है कि नाइट्रोजन का कितना पार्ट है, 1 पार्ट है, तो अमोनिया कितना बन रहा है, तो 2 पार्ट है। सीधा बोलेंगे अगर ये 10 लीटर होगा तो 20 लीटर होगा। फिर पूछा जाएगा कि तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो फिर 3 पार्ट है तो 30 लीटर लेना पड़ेगा। देखिए, ये फायदे होते हैं लॉ जानने के बाद कि आप डायरेक्ट रिएक्शन के कंपोनेंट को डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, कुछ पेन कॉपी की जरूरत नहीं होती है, केवल आपको उसका डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए, या उसके पास जो क्लू होता है क्लू को जानना चाहिए। तो इसमें ये कहा गया, अब सपोज कर लिए यहाँ कहा जाएगा कि हमको 50 लीटर अमोनिया बनाना है, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, 50 लीटर अमोनिया का प्रोडक्शन करना है, तो हाउ मच हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन बी टेकन हियर, कितना आप लेते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वॉल्यूम कि आपको 50 लीटर अमोनिया बन जाए। आप ये समझ रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हमको पता है कि अगर इसको 50 बनना है तो अगर ये 2 है तो ये 1 है, तो इसका आधा कर देंगे यहाँ पे, इसका मतलब कि आधा करने को ये 2 है ये 1 है, तो इसको हमको 25 चाहिए। अगर ये 1 है तो ये 3 है, मतलब कि 75 चाहिए। हियर अगर ये 75 लीटर हम हाइड्रोजन लेते हैं, 25 लीटर नाइट्रोजन लेते हैं, तो अमोनिया 50 लीटर बनेगा ही बनेगा। ये हमारे पास लिमिटिंग फॉर्म में होगा, 50 लीटर यहाँ बन जाएगा। तो गे-लुसाक लॉ से हम लोग
रिएक्शन के वॉल्यूम निकाल करके सीखेंगे। अब गे-लुसैक लॉ के बारे में एक कहा जाता है कि गे-लुसैक जो लॉ था ये एक चोरी किया हुआ लॉ था। ये बेसिकली एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस था, लेकिन हाइपोथेसिस में और लॉ में बहुत फर्क होता है। अब इसको आप चोरी नहीं कर सकते हैं। हाइपोथेसिस होता है कि हम अपने मन की बात आपके सामने रख रहे हैं, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। तो एवोगैड्रो के 5-6 हाइपोथेसिस हैं, लेकिन जब तक वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं होता है तब तक उसको वैलिड नहीं माना जाता, उसको बुक में या कोई रेफरेंस नहीं दिया जा सकता है। तो यहाँ पर यही हुआ था कि बेसिकली ये लॉ तो एवोगैड्रो का ही था, लेकिन चूंकि ये हाइपोथेसिस के फॉर्म में बोले थे इसलिए ये हमारे उस समय इनको यहाँ पर बुक्स में आया कि नहीं ये गे-लुसैक लॉ, चूँकि इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था। अब एवोगैड्रो ने इस तरह के अपने लॉ से पहले लॉ भी दिए, इसी पे फिर उन्होंने लॉ में दिया और इसके बाद उन्होंने 6 हाइपोथेसिस जो उनका था, जो आज के डेट में लॉ हो गया, उसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एवोगैड्रो का लॉ, इसी लॉ पे था। तो देखिए, आप स्लाइड से भी देख सकते हैं, मैं बता भी रहा हूँ कि एवोगैड्रो का लॉ क्या था। एवोगैड्रो का लॉ था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मैं सिंपल भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर वॉल्यूम। या यूँ कह सकते हैं कि आपके पास 3, 4, 5, 7, 8 डिफरेंट आपके पास गैसेस हैं और उन सारे गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है। आपने जिस कंटेनर में रखा है उस कंटेनर का टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट करके रखा है, और साथ में आपने क्या किया है कि सबके सारे कंटेनर के वॉल्यूम सेम कर दिया, क्योंकि गैस के बारे में आपको पता है गैस का जो वॉल्यूम होता है अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता, और जिस कंटेनर में रख दीजिएगा ना उसी का वॉल्यूम अटेंड कर लेता है। तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा कि जो कंटेनर लेना होगा सब इक्वल लेना होगा, इक्वल स्पेस ऑक्यूपाई करने वाला लेना होगा। तो हमारे पास जितने भी गैसेस हैं, जितने भी कंटेनर हैं, अगर आप सेम वॉल्यूम वाले कंटेनर में रख दिए हैं तो उनके वॉल्यूम सेम हो गए। टेम्परेचर प्रेशर आपका कांस्टेंट कर देना है। आप जब उसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालेंगे मैथमेटिकली तो देखेंगे कि सबका सेम आ रहा है, यानी इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पोजेसिंग द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए आपका स्टेटमेंट है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड का मतलब आप एनटीपी लगा सकते हैं, एसटीपी लगा सकते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट करना ही होगा, टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट करना होगा। शुरुआती दौर में लॉ तो देखिए आप बनाइए, शुरुआती दौर में ये हाइपोथेसिस था। ये हाइपोथेसिस के वजह से इसी बात को उन्होंने वहाँ रख करके हमारे जो पहले इसके पहले हम लोगों ने देखा था गे-लुसैक ने इसी को रख करके लॉ को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर लिए थे, इसलिए इनसे पहले वो लॉ हमारे पास बुक्स में आ गए। अब एवोगैड्रो ने जो कहा, अगला पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि एवोगैड्रो के 6 हाइपोथेसिस हैं। कौन कौन से हाइपोथेसिस हैं, मैं एक एक करके हाइपोथेसिस का जिक्र भी कर रहा हूँ। सबसे पहले उनका हाइपोथेसिस था वो था एटोमिसिटी पे। सबसे पहले उन्होंने गैस के लिए एटोमिसिटी की बात की कि एटोमिसिटी क्या है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ गैसियस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। एक गैस के मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं, या दूसरे शब्द में ये कहिए कि एक गैसियस मॉलिक्यूल जितने एटम से बने होते हैं उस एटम के नंबर को एटोमिसिटी कहते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन के फार्मूला, किसी भी बच्चे से पूछा जाए कि हाइड्रोजन की फार्मूला क्या है तो वो बोलता है H2, उसके जबान पे होता है H2, H नहीं बोलेगा, H2। ऑक्सीजन की फार्मूला O2, ओजोन का फार्मूला O3, कार्बन डाइऑक्साइड की फार्मूला CO3। तो आपको कुछ नहीं करना है, एटोमिसिटी बताना है। तो हाइड्रोजन में एटोमिसिटी कितना होगा, तो चूंकि दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है तो हाइड्रोजन में एटोमिसिटी 2 हो जाएगी, ऑक्सीजन में 2 हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड में CO3, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, 3 हो जाएगी, ओजोन में ऑक्सीजन 3 है, 3 हो जाएगी, मीथेन में CH4, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, 5 हो जाएगा। दिस इज एटोमिसिटी। इनर्ट गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये जो हमारे पास 6 गैसेस हैं जो इनर्ट गैस कहे जाते हैं, जो रिएक्टिव नहीं है, जो रिएक्शन नहीं करते हैं। इनर्ट बोला ही जा रहा है कि इनर्ट नाम है उनका। अब तो आज के डेट में उनको नोबल गैस भी बोले जाते हैं, क्योंकि जेनन के कंपाउंड बनने लगे इसलिए अब नोबल गैस कहा जा रहा है, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी भी कुछ आ गई है। लेकिन ये कभी भी नेचर में फ्री होते हैं। क्यों?
क्योंकि ये आपस में भी रिएक्शन नहीं करते, किसी दूसरे से भी रिएक्शन नहीं करते, फ्री स्टेट में होते हैं। तो इनकी एटोमिसिटी कितनी होती है? 1 1 1 1। इसीलिए इनको मोनो एटॉमिक गैस कहा जाता है। मात्र इनर्ट गैस को ही मोनो एटॉमिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एटम की संख्या मात्र 1 है। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, फ्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें, सब डायटोमिक गैस है। इस तरह ओजोन की बात करें, CO2 की बात करें, सब ट्राइएटोमिक गैस है। तो देखिए पहला इनका था हाइपोथेसिस कि ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एटम दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट एंड दैट नंबर इज कॉल्ड द एटोमिसिटी। इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन की एटोमिसिटी इसलिए 2 होगा, ऑक्सीजन की एटोमिसिटी इसलिए हमारे पास 2 होगा क्योंकि वो 2 एटम से मिलकर बना हुआ है। अगर 2 एटम से मिलकर वो बना हुआ है तो हम लोग बोलेंगे कि इसकी एटोमिसिटी हमारे पास 2 है। 4 एटम से मिलकर बना हुआ तो 4 है, 5 से बना हुआ तो 5 है। ये पहला इनका पॉइंट था। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि जितने भी हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं, अगर एक मॉलिक्यूल है तो उस एक मॉलिक्यूल का जो वेट होता है वो मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। अब स्टूडेंट इस पॉइंट पे थोड़ा आप बहुत बारीकी से सुनिएगा, थोड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों के कि मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के बच्चों सेम समझ जाते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट अलग बातें कहेंगे और मॉलिक्यूलर वेट अलग बातें कहेंगे। आप लोग यहाँ देखेंगे कि जो हम बताने जा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट में क्या फ़र्क होगा। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है एक मॉलिक्यूल का वेट होता है, और जो हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है या मोलर मास होता है वो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होता है। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो सबसे दूसरा इनका जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि किसी भी गैस का जो वेपर डेंसिटी होती है, किसी भी गैस की जो वेपर डेंसिटी होती है, वह जो हमारा वेपर डेंसिटी होती है वो मॉलिक्यूलर वेट की हाफ होती है। दैट मीन्स कि वो हाफ होने का कारण क्या है कि हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो वेपर डेंसिटी यहाँ आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस बाई 2 ये कैसे आता है। इनकी यहाँ पर देखिए एवोगैड्रो के हाइपोथेसिस अप्लाई करके, यही इनकी सेकेंड हाइपोथेसिस था जिसको हम जिक्र कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर वेट में कोई यूनिट नहीं दिया जाता है। अगर कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 44, लेकिन अगर 44 आप ग्राम बता दिए ना, गलत हो गया। ये आपका ऑप्शन देता है, 4 ऑप्शन होता है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2, एक जगह लिखा रहेगा 44, फिर एक जगह लिखा रहेगा 44 ग्राम। आप जैसे ही 44 ग्राम लिखे आपका गलत हो गया। लेकिन पूछेगा कि मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हाँ अगर 44 लिखे तो गलत हो जाएगा, 44 ग्राम लिखना होगा। दोनों में फ़र्क होता है, एक में एक मॉलिक्यूल का वेट होता है, एक में पूरे 1 मोल का वेट होता है। जैसे ही मॉलिक्यूलर वेट इज एक्सप्रेस इन ग्राम, दिस इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास। तो देखिए ये सेकंड था कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। ये कैसे निकलेगा? तो वेपर डेंसिटी का इन्होंने डेफिनेशन दिया। ये भी डेफिनेशन इनका हाइपोथेटिकल था। आप देख सकते हैं कि जिस गैस का आप वेपर डेंसिटी निकालने जा रहे हैं, तो वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस, उस गैस का देखिए पहला उनका जो लॉ था वो वॉल्यूम पे था, वॉल्यूम से रिलेटेड था, उन्होंने वहीं से शुरू किया। सेकंड को वहीं से शुरू किया कि वेट ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस। फिर इन्होंने कहा कि वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को इसलिए इन्होंने यहाँ पर सेलेक्ट किया क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास जो गैसियस स्टेट में है इसकी वेपर डेंसिटी 1 होती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इसका 2 होता है। तो इसका अगर हाफ करेंगे तो इसका हमारे पास वेपर डेंसिटी 1 होगा। और 1 ऐसा एक हमारे पास यूनिट है कि किसी से डिवाइड करिए या किसी से मल्टीप्लाई करिए, उसके ओरिजिनल फॉर्म में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए देखिए इन्होंने हाइपोथेटिकली सोचा कि वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लेना होगा। जिस आप गैस का वॉल्यूम गैस का आप मॉलिक्यूलर वेपर डेंसिटी निकालना चाहते हैं, उसका उस कंडीशन पे वॉल्यूम लीजिए और उसी समय हाइड्रोजन का वॉल्यूम लीजिए, और उसके बाद टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट, ये तो रखना ही है, कांस्टेंट रखिए। इसके बाद इसमें ये जो हमारे पास वॉल्यूम होगा ये हम लोग कैसे निकालें? तो कहा गया कि अगर उस गैस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो कुछ होंगे, मोल तो कुछ होगा, उसका वेट निकालिए। तो इन्होंने कहा कि वेट ऑफ एन नहीं पता है कि कितना उसमें मॉलिक्यूल है, तो इन्होंने एन एक हमारे पास लेटर यूज किया कि उस गैस में एन मॉलिक्यूल है, तो एन मॉलिक्यूल है तो उसका वेट निकालिए। और फिर उसी तरह से हाइड्रोजन में भी नहीं पता क्योंकि वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो फिर इन्होंने कहा कि इसमें भी एन मॉलिक्यूल है और एन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, लेकिन इन्होंने दोनों का वेट निकाला, एन कैंसिल हो गया,
तब क्या हो गया, अब देखिए वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, देखिए हाइपोथेसिस में आइए, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस एंड वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, वन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का वेट 2 है और एक मॉलिक्यूल के वेट को कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। देखिए यहाँ आ गया, प्रूफ हो गया। मैं इसी बात को कह रहा था कि किसी भी गैस का एक मॉलिक्यूल का जो वेट होगा ना वो मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। यानी हमारे पास जो मॉलिक्यूलर वेट है आप देख रहे हैं उस गैस का निकल गया। द वेपर डेंसिटी ऑलवेज डिटरमाइन ओनली द मॉलिक्यूलर वेट, नेवर मोलर मास। कभी मोलर मास को वो डिटरमाइन नहीं करता है, हमेशा आपका ये करता है कि वो डिटरमाइन करता है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक मॉलिक्यूल के वेट के मॉलिक्यूलर वेट को। इस प्रकार हम लोग ये जो देख रहे हैं तो दो हाइपोथेसिस का हमने जिक्र किया है। जब दो हाइपोथेसिस का हमने जिक्र किया कि पहला हाइपोथेसिस था कि एटॉमिसिटी कैसे निकालेंगे, सेकंड हो गया कि आप उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे। दैट मीन्स कि मॉलिक्यूलर वेट अगर निकाल लिए तो वेपर डेंसिटी आप निकाल लेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट पे तो अभी चर्चा होगी, लेकिन पहले हम लोगों ने वेपर डेंसिटी की चर्चा किया कि वेपर डेंसिटी निकालने के लिए गैस का एक मॉलिक्यूल का वेट निकालना जरूरी होगा, जो कि ये आपने ये देखा, प्रूफ करके देखा। अब तीसरे पॉइंट में हम लोग आते हैं जो कि वॉल्यूम से रिलेटेड है कि अगर बार बार ये बात कही जा रही है कि एनटीपी है, एसटीपी है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, तो इन्होंने तीसरे जो हाइपोथेसिस में कहा वो देखिए मैं बोर्ड पे आ रहा हूँ, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, देखिएगा कि तीसरा हाइपोथेसिस इनका क्या था। थर्ड हाइपोथेसिस था, कहा इन्होंने कि एट एसटीपी 1 मोल ऑफ गैस है वॉल्यूम 22.4 लीटर। इनका कहना था कि 1 मोल किसी भी गैस का, 1 मोल ऑफ गैस अगर वो है, कंडीशन क्या है, एट एसटीपी और एनटीपी फॉर दिस चैप्टर, ये दोनों सेम माने जाते हैं, ओनली फॉर दिस चैप्टर। बट इसके आगे जैसे पढ़ेंगे दोनों अलग अलग वैल्यू हो जाएंगे। दैट इज इक्वल टू 22.4 लीटर। यानी किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर हमारे पास होता है और उसमें कंडीशन है टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर स्टैंडर्ड 0 डिग्री सेल्सियस है, स्टूडेंट ध्यान देंगे इस बात पर, 273.15 केल्विन, एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर 1 atm, सिंपली इसको 1 atm। अगर इस कंडीशन पे वो गैस है और वो कंटेन करता है 1 मोल तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। ये इनका हाइपोथेसिस था। कैसे निकाले इन्होंने, अब देखिए उन्होंने कैसे प्रूफ किया था। तो उन्होंने कहा कि वी नो फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन, हम लोग को पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन में क्या होता है। तो इन्होंने कहा कि आइडियल गैस इक्वेशन में होता है PV = nRT, ये इक्वेशन होता है। इन्होंने कहा कि इन सारे कंडीशन को इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर देंगे तो हमारा उस गैस का वॉल्यूम निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि वॉल्यूम इक्वल टू nRT बाई P। अब इन्होंने क्या कहा कि नंबर ऑफ मोल इज 1, स्टूडेंट R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये वैल्यू फिक्स होता है, ये चेंज नहीं करता है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में जा रहे हैं, प्रेशर आप जा रहे हैं ATM में, वॉल्यूम लीटर में जा रहे हैं, टेम्परेचर केल्विन में जा रहे हैं, और सब्सटेंस का जो यूनिट है मोल में जा रहे हैं, तो ये वैल्यू होता है 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। लिसन केयरफुली, R का वैल्यू जो होता है 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, ये इसका यूनिट होता है। ये फिक्स होता है, बदलता नहीं है। एंड हियर टेम्परेचर इन केल्विन 273.15 एंड बाय प्रेशर 1 atm। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट हियर 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आपको मिलेगा। क्योंकि ये कैलकुलेटिव था, हाइपोथेटिकल था, इसलिए इसकी वैलिडिटी उस समय नहीं मिला। लेकिन आज के डेट में ये प्रूफ हो चुका है कि एट STP 1 मोल ऑफ एनी गैस हैविंग वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो ये इनका हमारे पास जो था नंबर 4 पॉइंट था, हाइपोथेसिस का नंबर 4 था। इसके बाद इनका जो हाइपोथेसिस था कि अगर किसी सब्सटेंस का 1 मोल आप निकालते हैं तो उसमें कितने नंबर होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो आप अगले स्लाइड्स में देखेंगे कि उसमें स्लाइड्स में दिखाया गया है कि वो नंबर फिक्स करके निकाला गया है
को नंबर जो है 6.02214 इंटू 10⁻23 आया। वो भी आज के डेट में लॉ हो गया है। लेकिन अगला जो उनका हाइपोथेसिस है कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग in chemistry, that is atom, molecule, ion, compound, complex, etc., that contains a certain number that is equal to 6.02 to 10⁻23. That is here the 1 mole equal to 6.02 to 10⁻23 आइटम्स। कोई भी आइटम्स की बात हो रही है, अगर केमिस्ट्री में बात होती है आइटम्स की, तो तीन ही तरह के आइटम होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, आयन होते हैं। तो हम लोग केमिस्ट्री की बात करेंगे तो एटम, मॉलिक्यूल, आयंस। बट अगर मैं कहूँ कि 1 मोल ऑफ पेन, तो आप समझेंगे कि कौन से नंबर की मैं बात करने जा रहा हूँ। मैं नंबर की बात करने जा रहा हूँ कि 6.02 to 10⁻23। ये इनका, ये देखिए, ये जो 5 आपने देखा, 5 इन्होंने बात कही थी हाइपोथेटिकली। छठा बात इन्होंने एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट के लिए बोल रखा है कि एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट को कैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए तो पहले मैं एक रिलेशन यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ। जो बच्चे इसमें देख रहे हैं उसको रिलेशन को एक बार लिख लेंगे। मैं फिर से एक बार इन 5 पॉइंट के रिलेशन को लिख दे रहा हूं। इन्होंने कहा 1 मोल ऑफ गैस वॉल्यूम 22.4 लीटर एसटीपी और एनटीपी, रिमेंबर इट, एंड इट्स मास इज द मोलर मास, और इसको हम लोग जीएमएम भी कहते हैं, जीएमएम ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या जीएमडब्ल्यू भी कहते हैं, ग्राम मोलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के नाम से भी जानते हैं। एंड दे कंटेन नंबर, इसके बराबर होगा, यहां मैं आता हूं कि 6 पॉइंट, ये यहां से कंटिन्यू है, 6.022 10⁻23 ये। एंड इसके बाद कहा गया कि अगर वो मोलर मास रखता है तो उसमें नंबर इतना होगा। अगर उस मोलर मास में इससे डिवाइड कर देंगे आप, तो एक मॉलिक्यूल का मास निकल जाएगा, वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। ये देखिए इनका ये भी हाइपोथेसिस था, मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल। एंड यू नो ट्वाइस ऑफ द वेपर डेंसिटी इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर वेट। ये देखिए इनका 5 पॉइंट इन्होंने, ये 5 पॉइंट आपके सामने दिए। अगर जो बच्चा इस 5 पॉइंट को दिमाग में बैठा के रखता है तो वो इस चैप्टर का मास्टर हो जाएगा। आने वाले समय में वो मास्टर हो जाएगा। यही 5 पॉइंट पे पूरा ये चैप्टर घूमेगा। आगे के क्लासेस में यही 5 चैप्टर पे हमारा चलते रहेगा। तो आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि जो मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, नंबर वॉल्यूम और उसमें मोल के बीच में क्या रिलेशन है, ये दिखाया गया। अब रही बात कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट की बात हो रही है, एटॉमिक वेट की बात हो रही है, यानी हम लोग जो छठे पॉइंट की बात करते हैं, तो हाउ कैन यू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट, आयनिक वेट, कॉम्प्लेक्स वेट, ये सब के वेट निकालने के तरीके एक ही तरीके हैं, लेकिन इनके हाइपोथेसिस में क्या था वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करूं कि मॉलिक्यूलर वेट, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट की मैं बात करूं तो कैसे निकाल, तो हमको मॉलिक्यूल का वेट चाहिए, मॉलिक्यूल चाहिए होगा। अब मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल हमारे पास सपोज कर लीजिए कोई CO2 है, CO2 है, आप CO2 की वेट निकालना चाहते हैं, तो CO2 का वेट निकालने के लिए कार्बन का एटम का वेट चाहिए, ऑक्सीजन का एटम का वेट चाहिए। तो अगर हम लोग पहले से जानते हैं कि कार्बन का जो वेट है अगर वो 12 है और ऑक्सीजन का वेट 16 है, तो 2 × 16 कर देंगे तो ये हमारा टोटल जो वेट होगा वो 44 हो जाएगा। दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड GMM ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सी द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोलर मास ऑफ CO2, दैट विल बी 44 ग्राम। अब यहाँ पर एक नया चीज आपको देखने को मिल रहा होगा कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 एंड मोलर मास ऑफ CO2 इज द 44 ग्राम। आप कह सकते हो कि जब मॉलिक्यूलर वेट को आप ग्राम में एक्सप्रेस करोगे, मॉलिक्यूलर वेट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, दिस इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। देखिए दोनों में, तो यहां भी ये हाइपोथेटिकली निकला
तो फिर पॉइंट हुआ कि फिर हम एटॉमिक वेट तो हम जाने नहीं, एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन तो रह गया बात हमारे पास कि जब तक हम एटम का वेट अगर हम याद रखे हैं या फिर किसी मेथड से हम सीखे हुए हैं तो वो ठीक है, आपने पुट कर दिया निकल गया था, हाइपोथेटिकल था। तो अब बातें होगी कि हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक वेट। अगर हम लोग एटॉमिक वेट निकालना सीख जाएंगे या हमको हाइपोथेटिकली कोई पॉइंट ऐसा मिल जाएगा कि एटॉमिक वेट हमारे पास। यस गुलशन कुमार, हैव यू एनी प्रॉब्लम, आपके पास कोई समस्या है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? गुलशन, आपने हैंड रेज किया है। गुलशन, ओके नो प्रॉब्लम। तो मैं आपको ये बता दूं कि एटॉमिक वेट निकालने के लिए अगर हम लोग काम करते हैं तो हमारे पास ये बातें क्लियर हो जाएगी कि एटॉमिक वेट कैसे निकालते हैं। तो मैं इसके पहले थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री में जाना चाहता हूं कि गुलशन कुमार कौन से पार्ट के बारे में कह रहे हैं, अभी जो बता रहे हैं वो, या फिर कौन से पार्ट के? आपके पास जो अभी का, ओके वेरी गुड, ओके फिर से सुन लीजिए कि वो क्या क्या है, सुन लीजिए। मैं जो बता रहा हूँ आप इत्मीनान से थोड़ा देखेंगे इसमें कि जो एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस, जिसके 5 हाइपोथेसिस में हम लोगों ने चर्चा किया है, इस 5 हाइपोथेसिस पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास सामने आएगा कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मोल, वॉल्यूम, मोलर मास, नंबर एंड वेपर डेंसिटी। ये 5 बात पर है। एक जो हम लोगों ने पहले किया था एटोमिसिटी, तो उस पर तो कोई खास न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होगा, लेकिन ये 5 पॉइंट पे न्यूमेरिकली हम लोग देखते हैं। तो यहाँ जो हमारे पास समस्या है कि आपके पास मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास में बच्चे जल्दी डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हेजिटेशन ना हो कि मॉलिक्यूलर वेट और जो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट है या मोलर मास है एक ही चीज़ को कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट का कोई यूनिट नहीं होता है, वो सिर्फ नंबर होता है। क्यों? क्योंकि वो मात्र एक मॉलिक्यूल का वेट होता है। बट किसी भी मॉलिक्यूल का वेट 1 मोल यानी एवोगैड्रोज नंबर, यानी एक नंबर जो लिखा गया 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल लेकर के अगर वेट करेंगे तो उस वेट को कहते हैं हम लोग मोलर मास। तो मैंने यही बताया कि अगर मॉलिक्यूलर वेट आप कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ निकाल रहे हैं तो हमको सिर्फ इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट पता होना चाहिए, ग्राम एटॉमिक वेट नहीं, सिर्फ एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। अगर हमको पता था, किसी तरह से पता था कि कार्बन का एटॉमिक वेट 12, ऑक्सीजन का 16 और 2 पार्ट ऑक्सीजन है तो 16 × 2 तो टोटल हमारा 44 हो गया। तो एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44। बट आप देखेंगे कि जैसे ही हमने इस मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट दे दिया, यानी उसको ग्राम में लिख दिया, तो ये अंडरस्टैंड है कि ये आपके पास एवोगैड्रोज नंबर मॉलिक्यूल इसमें इंक्लूड हो गया, यानी CO2 का नंबर जो हो गया इतना नंबर हो गया 6.022 10⁻23। इतना मॉलिक्यूल आने के बाद इसका वेट 44 हुआ, यानी CO2 contains 6.022 10⁻23, its weight is the 44 gram. Now it is called molar mass. Molar mass means molecular weight is expressed in gram, molecular weight is expressed in gram, this is called मोलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट और ग्राम मोलर मास। ओके थैंक यू। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि मैं अभी कह रहा था कि आपके पास एटॉमिक वेट तो हम लोग निकाले नहीं, तो चूंकि अगला जो हमारा 6ठा हाइपोथेसिस है एवोगैड्रो का वो एटॉमिक वेट का ही है। एटॉमिक वेट के लिए हुआ कि कैसे इसको फाइंड आउट किया जाए। एक्सपेरिमेंटली तो बहुत सारे मेथड्स मिले, लेकिन जो हाइपोथेटिकल पॉइंट था उन्होंने कहा कि आप एटॉमिक मास यूनिट निकालना सीखिए, किसी भी एटम का एटॉमिक मास, जैसे एक एटम का मास निकालना सीखिए जिसको एटॉमिक वेट कहते हैं। देखिए एक एटम का मास होगा वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक वेट कहलाता है। उसका यूनिट होता है AMU, AMU एटॉमिक मास यूनिट। और यहाँ पर इन्होंने हाइपोथेटिकली ये बात कही, क्या कही? देखिए 1 AMU, इट्स फुल फॉर्म इज एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट AMU। इन्होंने कहा कि एलिमेंट कार्बन को
स्टैंडर्ड बनाया कि कार्बन के एक एटम, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कार्बन के एक एटम के 12वें भाग, कार्बन के एक एटम के 12वें भाग का जो वेट होता है वो AMU कहलाता है, एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। दैट इज 1/12 वेट ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन आइसोटोप 12। कार्बन के आइसोटोप 12, 13, 14, 15, 60 बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको सारे नहीं लेने हैं। कार्बन के उस आइसोटोप के लेने हैं जिसका एटॉमिक मास 12 होता है, और उसके एक एटम का वेट निकालना है और उसका 12th पार्ट करना है। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। दिस इज द एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। यानी वहाँ कहा गया कि यही एटॉमिक मास यूनिट है, उसी को एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कहा गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डेफिनेशन है एटॉमिक मास यूनिट का, उसको मैं इंप्लीमेंट करते हुए और आपके सामने कार्बन का एटॉमिक वेट जो उन्होंने एवोगैड्रो ने जैसे बताया, जैसे हाइपोथेटिकली कहा, वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट इज 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू वेट ऑफ एन एटम C12। एक कार्बन एटम का जिसका आइसोटोप 12 है, उसका 1/12 पार्ट जो होगा वो 1 AMU कहलाएगा। तो कार्बन के एक कार्बन का वेट निकालना है, वो एटॉमिक वेट है। एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन इक्वल टू 12। अगर मैं कहूँ ग्राम एटॉमिक वेट, ग्राम एटॉमिक वेट एज पर हाइपोथेसिस ऑफ दैट इज द 12 ग्राम। तो 12 ग्राम बोले दैट मीन्स 1 मोल। अगर 1 मोल बोले तो दैट मीन्स नंबर फिक्स 6.02 टू 10⁻23। देखिए आप कैसे ये जो ऊपर के 5 हाइपोथेसिस है, छठे में कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। पहले हम लोगों ने कहा कि कार्बन का आइसोटोप आपने बता दिया कि 12 होना चाहिए, हमने 12 ले लिया। अब 12 को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो ग्राम एटॉमिक वेट हो गया। जैसे ही ग्राम में कन्वर्ट किए तो उसको 1 मोल बोला गया हाइपोथेटिकली। अब 1 मोल बोला गया तो एक नंबर आ गया, और वो जो नंबर आ गया वो 6.02 10⁻23 हो गया। दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास इतने एटम कार्बन का वेट 12 ग्राम है। सी 6.022 10⁻23 कार्बन हैज वेट 12 ग्राम। Therefore 1 carbon atom here, 1 carbon atom 12 by 6.022 10⁻23. This is the weight of a carbon atom। एक कार्बन एटम का वेट हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे। अब एज पर डेफिनेशन ऑफ 1 AMU, एज पर डेफिनेशन ऑफ 1 AMU दैट इज 1 AMU is equal to 1/12 into 12 by 6.022 10⁻23। Now this is in the ग्राम। मैं ग्राम इसलिए लिखूंगा क्योंकि हमने ग्राम यहाँ पर ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, प्रमोद कुमार, आपका क्या समस्या है प्रमोद? जानवी से ओके जानवी, ओके। आफ्टर कंप्लीशन में एक बार फिर से आपको ये कर देता हूँ। 12 दिस वन इज 1 by 6.022 10⁻23। दिस इज 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आप देख सकते हैं कि एक AMU कितने ग्राम को कहते हैं, आपके सामने एक पॉइंट आ गया है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। आप देखो बच्चे, आपके पास एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि एटॉमिक वेट जानने के लिए हमको ये जरूरी होता है कि हम लोग AMU को डिफाइन करें। क्या लिख रहे? AMU को डिफाइन करें। AMU को डिफाइन करने का है कि कार्बन जिसका आइसोटोप 12 है, कार्बन जिसका आइसोटोप 12 है, उसका एक एटम का वेट निकालना है। कार्बन जिसका आइसोटोप 12 है, जिसका एटॉमिक मास 12 है,
उसके एक कार्बन का वेट निकालना है और उस एक कार्बन के वेट को निकाल करके उसका 12वां भाग कर देना है, और जो 12वां भाग होगा वही एटॉमिक मास यूनिट कहलाएगा, वही उस कार्बन का एटॉमिक वेट कहलाएगा। ओके, नाउ अब आप लोग देखेंगे कि हमारे पास कैसे निकालेंगे कार्बन का एटॉमिक वेट। कार्बन का एटॉमिक वेट निकालने के लिए हमारे पास कार्बन का जो आइसोटोप है 12 दिया गया है, इसको हम लोगों ने क्या किया कि ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो ग्राम में कन्वर्ट कर दिए तो ग्राम एटॉमिक वेट हो गया। अब एविगेट्रो ने कहा कि जैसे ही आप ग्राम में बदल दिए तो 1 मोल का वेट हो गया। देखिए मैंने लिख दिया कि 12 ग्राम बोले तो 1 मोल, और 1 मोल में एक सर्टेन नंबर होता है, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो। जैसा कि पहले हम लोग मॉलिक्यूल गैस के लिए देखे थे, तो इन्होंने कहा कि अगर 1 मोल हो गया तो उसका एक नंबर हो गया 6.022 10⁻23। अगर वो नंबर हो गया कि 6.02223 तो हमको पता लग गया कि इस 12 ग्राम में टोटल कार्बन का नंबर कितना है। यानी ये कहें कि 6.022 10⁻23 कार्बन का एटम होगा तो उसका वेट 12 ग्राम होगा। और देखिए यहाँ पर मैथमेटिकली क्या किया हम लोगों ने कि 6.022 10⁻23 कार्बन हैज वेट 12 ग्राम, यानी इतना कार्बन का वेट 12 ग्राम है। तो एक कार्बन का वेट कितना होगा? एक कार्बन का वेट 12 बाई दिस नंबर, एवोगैड्रो नंबर। ये हमारा निकल गया कि एक कार्बन का वेट इतना है। अब वह कि एमयू किसको कहते हैं? तो एमयू कहते हैं कि एक कार्बन के वेट के 12वें भाग 12th पार्ट को, एक कार्बन के वेट के 12th पार्ट को कहते हैं हम लोग एमयू। तो देखिए यहाँ पर हमने 1/12 और एक कार्बन का वेट 12 बाई एवोगैड्रो नंबर रख दिया। 12 कैंसिल हो गया, 1 बाई एवोगैड्रो नंबर आप डिवाइड करके पेन कॉपी से देख लीजिए, जो मैंने बोर्ड पे लिखा है कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 होगा, यानी एक एमयू में 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। और अब आपको बताने हैं कि एक एटम का वेट कितना एमयू होगा, एक एटम कार्बन का वेट कितना होगा। तो कंटिन्यू हम लोग रहते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर आ जाएं, इसी जगह को देखें, तो यहाँ पर हमारे पास जो होगा 1 कार्बन का वेट है 12 बाई 6.022 10⁻23, यानी 12 इंटू 1 बाई 6.022 10⁻23। और देखिए इसका जो रिजल्ट आया है यहाँ पर वो है 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और इसको बोलते हैं एएमयू, दैट इज द 12 AMU। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से सुनिए, एटॉमिक वेट अगर आप एक एटम का वेट निकाल रहे हैं तो मैंने शुरू में क्या कहा था कि आपको नंबर बोलने हैं, कोई यूनिट नहीं बोलने। आप देखिए कि यूनिट इन्होंने लास्ट में यूनिट भी दे दिया। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का एक पॉइंट है कि इन्होंने अंत में यूनिट भी दे दिया। जैसे ही कोई पूछे कि एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 AMU तो समझ लीजिएगा कि एक कार्बन का वेट है। बोला गया 12 ग्राम तो समझ लीजिए कि 1 मोल का वेट है। यही दोनों में डिफरेंस, यही इनका छठा जो था कि लास्ट में इन्होंने उसको भी एटॉमिक वेट का भी यूनिट दिया कि AMU और ग्राम में क्या फ़र्क होता है। तो अब आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे, इनका जो छठा पॉइंट आया, अब ये आगे लॉ में जो कन्वर्ट हुआ कि एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 AMU, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम, ये फ़र्क हो गया। इसी प्रकार किसी भी मॉलिक्यूल पे भी ये इम्प्लीमेंट होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखा रहेगा 44 AMU, तो आप समझ लेना कि एक मॉलिक्यूल का वेट है। लिखा रहेगा 44 ग्राम, तो आप समझ लेना बच्चों कि वह 1 मोल का वेट है। तो ये मोल, नंबर, वॉल्यूम और इनके बीच में जो रिलेशन आया, ये जो 6 रिलेशन आपको दिख रहे हैं, यही 6 का 6 एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस है। अब इन 6 पे हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। इसमें आपको एक क्लास पूरे न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, वो न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इसमें अब न्यूमेरिकल्स के लिए देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल्स कैसे हम लोग करेंगे। मैं एक एक करके न्यूमेरिकल्स आपके सामने रखना चाहता हूं। तो अब आप इसमें एक एक करके न्यूमेरिकल्स को थोड़ा आप देखेंगे कि कैसे न्यूमेरिकल्स मेरे को बनाने हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन भी बोलूँगा और आंसर भी बताऊँगा, आप लोग एक एक करके सीखेंगे। सी
क्वेश्चन 1, स्टार्टिंग फ्रॉम द एटम, मैं एटम से ही शुरू करता हूं, एटम से मॉलिक्यूल पे जाता हूं। मैं करूँगा व्हाट इज वेट ऑफ 5 एटम ऑफ कैल्शियम। स्टूडेंट, व्हाट इज वेट ऑफ 5 कैल्शियम एटम। ये क्वेश्चन हो गया। आपको बताने हैं कि 5 कैल्शियम एटम के वेट क्या होंगे। हियर एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम गिवन, क्योंकि आपको सारे एटम का वेट तो याद नहीं होगा, ये याद भी नहीं करना है, ये दिया रहता है। कैल्शियम इज 40, ओनली 40 के आगे मैंने कुछ नहीं लिखा, न ग्राम न एमयू, कुछ नहीं, बस यही क्वेश्चन है। हम लोग यहीं से इस क्लास को शुरू किए थे कि इस एटॉमिक वेट ऐसे ही दिया रहता है, इसमें कोई यूनिट नहीं दिया जाता है। लेकिन अब जो हम पूछे उसमें यूनिट होगा। तो अगर आप बात को समझ रहे होगे तो हम लिख रहे हैं, आंसर दे रहे हैं इसका, इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं स्टूडेंट। वेट ऑफ 1 कैल्शियम इजकल टू, मैंने लिखा 40 AMU। कुछ नहीं मैंने किया, देखिए सीधा लिखा कि 40 AMU, क्योंकि अभी मैंने ये बात आपके सामने जिक्र किया था कि अगर किसी एटम का नंबर 1 होगा, अगर उसकी एटॉमिक वेट पूछा जाए तो आप उसके एटॉमिक वेट में AMU लगा दीजिए सफिक्स, आपका वो एक एटम का वेट हो जाएगा। अगर वो 1 मोल की बात होता तो मैं 40 ग्राम लिख देता, मैंने सिर्फ 40 AMU लिखा। तो हम लोगों के क्वेश्चन में क्या है कि वेट ऑफ 5 कैल्शियम एटम इजकल टू व्हाट, तो दैट इज 40 × 5 इजकल टू 200 AMU। ओके, वेरी गुड, 200 AMU। अब इसी क्वेश्चन को उलट दिया जा सकता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कैल्शियम एटम प्रेजेंट इन 200 AMU। ये क्वेश्चन को उल्टा कर देंगे, आपसे पूछेंगे, इसी क्वेश्चन को उल्टा कर देते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कैल्शियम एटम इन 200 AMU। इसी क्वेश्चन को देखो बच्चों, मैंने उल्टा कर दिया। वेरी गुड, 5, वेरी गुड, वेरी गुड, 5, ओके, हाँ 5, बहुत अच्छे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 40 AMU में 1 कैल्शियम होता है, तो 200 में 40 से डिवाइड कर देंगे, नंबर निकल जाएगा। तो ये इसका जवाब 5, बहुत बढ़िया, किसी बच्चे ने बताया कि 5, तो ये सही है कि 200/40। क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो लिखेंगे कि सिंस 40 AMU कंटेन्स 1 कैल्शियम, देयरफॉर इन 200 दैट इज आंसर विल बी द 5। तो देखिए, ये आपको हर एक क्वेश्चन को रिवर्स करने होंगे। एक बार जो क्वेश्चन दिए जाएंगे फिर उसको उल्टा करके भी लाने होंगे। अब इसी क्वेश्चन में मैं जा रहा हूँ, पहले मैं नंबर और एटॉमिक वेट से गया। अब मैं पूछूंगा कि 5 कैल्शियम एटम में मोल कितने होंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल इन 5 कैल्शियम एटम। क्वेश्चन नंबर 3, मैं इसी में जा रहा हूँ कि स्टूडेंट को बताने हैं, क्योंकि मेरे को सब के सब टच करने हैं। तो आपको ये जानना होगा कि 5 एटम में मोल कैसे निकालते हैं। तो मोल निकालने के लिए 1 मोल, हमारे पास 1 मोल में एक सर्टेन नंबर है, वो नंबर बदलने वाला नहीं है। वो नंबर कौन सा है? तो 1 मोल में वो नंबर है 6.022 10⁻23। अगर ये आप कैल्शियम के लिए इस्तेमाल करोगे तो लिखोगे कि इतना कैल्शियम। आपके पास इतना कैल्शियम होता ना तो आप बोलते कि 1 मोल है। तो आपके पास तो मात्र 5 कैल्शियम है ना, तो हम लोग लिखेंगे कि 6.022 10⁻23 कैल्शियम इजकल टू 1 मोल, सो दैट 5 कैल्शियम इजकल टू व्हाट, दैट इज 5/6.022 10⁻23 मोल। ये देखिए मोल हो गया। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब चौथा क्वेश्चन होगा कि आपके पास 0.25 मोल है, 0.25 मोल है कैल्शियम का, तो इसका नंबर कितना होगा? अगर आपके पास 0.25 मोल है कैल्शियम का तो आपके पास नंबर कितना होगा, वेट कितना होगा? दोनों क्वेश्चन एक साथ था। अब मैं थोड़ी और इसको आगे आपको डेप्थ में ले जा रहा हूं कि यू हैव 0.25 मोल कैल्शियम, आपके पास इतना कैल्शियम है,
तो इसके नंबर कितने होंगे और इसके वेट कितने होंगे, दोनों निकालने हैं, नंबर भी निकालने हैं और वेट भी निकालने हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ कैल्शियम हो जाएगा, नंबर ऑफ कैल्शियम हो जाएगा 0.25 और यू नो कि एक मोल में एक नंबर होता है जिसका वैल्यू है 6.022 10⁻23, ये वैल्यू है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका नंबर निकल गया। वेट निकालना है कि वेट कितना है, देखो मोल आ गया है, इस बार वेट मोल जब आ गया है तो वेट निकालेंगे तो याद रखना ग्राम जरूर लिखना होगा। कारण क्या है, ग्राम लिखने में हमको पता है कि कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 है, तो 1 मोल कैल्शियम का वेट जो होगा ना 40 ग्राम हो जाएगा, याद रखना है। अब हम लोग AMU यूज नहीं करेंगे और सिर्फ 40 यूज नहीं करेंगे, हम लोग लिखेंगे 40 ग्राम, हमारा 40 ग्राम हो गया। अब इसके बाद हमारे पास टोटल मोल है 0.25, अगर हमारे पास कैल्शियम का मोल है तो 40 × 0.25 दैट इज द 4 ग्राम। अब इसका उल्टा क्वेश्चन कि आपके पास कैल्शियम का 4 ग्राम है तो कितने मोल होंगे और कितने नंबर होंगे, इसका उल्टा क्वेश्चन भी होगा। तो आपके पास कैल्शियम के 4 ग्राम है तो इसके कितने मोल होंगे और कितने नंबर होंगे, तो मोल 0.25 हो जाएंगे, नंबर ये हो जाएगा। ठीक उल्टा भी चलना है। तो आपके पास वेट दे करके मोल पूछा जाएगा, नंबर पूछा जाएगा, वॉल्यूम पूछा जाएगा, आपकी एटोमिसिटी पूछे जाएंगे, वेपर डेंसिटी पूछे जाएंगे, ये सब चीज़ पूछे जाएंगे। और दूसरे तरफ कोई एक ही वैल्यू देके सारे चीज़ पूछे जाएंगे। मैं वो उस तरह के क्वेश्चन को भी देता हूँ कि एक वैल्यू देता हूँ। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं कि बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको अगले क्लास में हम लोग करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही करना चाहता हूँ। और आप अब यहाँ से अपना जो प्रॉब्लम होगा, जो भी बुक आप रखे हैं, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है या साइड बुक है, बनाएंगे और अपने क्वेश्चन को रखेंगे। आज के क्लास यहीं पे मैं रोक देता हूँ। थैंक यू।